हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर से 11th क्लास का जो चैप्टर है एक हाइड्रोजन, उस चैप्टर से जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे से ये वाले चैप्टर का रिवीजन आपका होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, ताकि आपके एग्जाम्स में आप बहुत कम समय में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कमर्शियल रेजिन, एक रेजिन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर अगर बनाना होता है, ये आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे, हार्ड वाटर से आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है तो एक मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन वाला मेथड। आयन, बहुत सारे मेथड हैं, बॉईल करो, उसमें केमिकल मिलाओ, बहुत सारे मेथड, लेकिन एक मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को गुजारते हैं। मान लो ये एक रेजिन है, यहाँ पे रेजिन लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग पानी को डालते हैं। पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मतलब पानी कैसा है, हार्ड वाटर है, अभी हार्ड वाटर। तो जैसे ही पानी को यहाँ से गुजारते हैं, जब पानी इसमें से होकर के गुजरता है तो ये रेजिन क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम था तो हार्ड वाटर था, अब वो बिना कैल्शियम मैग्नीशियम के हो गया तो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट वाटर, पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इस रेजिन के बारे में बात कर रहा है कि एक रेजिन है, वो रेजिन का फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे, C8H7SO3Na। ये वाला रेजिन हम लोग यूज कर रहे हैं, किस लिए, यहाँ पे जो रेजिन यूज हो रहा है C8H7SO3Na। बस इसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, कैल्शियम यहाँ अवशोषित हो जाएगा और सोडियम यहाँ से नीचे आ जाएगा, मैग्नीशियम अवशोषित हो जाएगा, सोडियम नीचे आ जाएगा, तो एक्सचेंज होगा ना। वाटर का कैल्शियम यहाँ आएगा, वाटर में जो कैल्शियम है, और यहाँ से सोडियम हट जाएगा, यही होता है यहाँ पे। तो जो रेजिन यूज किया है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 206 ग्राम वेट भी दिया हुआ है इस रेजिन का। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम 2+ आयंस बाय रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम रेजिन। अब ये बोल रहा है कि इस रेजिन के द्वारा व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, इस रेजिन के द्वारा कितना अधिकतम कैल्शियम अवशोषित हो सकता है। कैसे पता करना है आपको, मोल पर ग्राम में, मतलब कि 1 ग्राम रेजिन के द्वारा कितना कैल्शियम 2+ एब्सॉर्ब हो सकता है या अवशोषित हो सकता है, कैल्शियम 2+ अवशोषित हो सकता है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कितना कैल्शियम, 1 ग्राम रेजिन के द्वारा कितने मोल कैल्शियम, कितने मोल में, तो कैल्शियम मोल में आना चाहिए और रेजिन का ग्राम में आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों को आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको ये रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन क्या होता होगा। तो फॉर्मूला क्या है, C8H7SO3Na। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं C8H7SO3Na। एक्चुअली सोडियम में प्लस और इसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यही है रेजिन ना। अब ये क्या कर रहा है, कैल्शियम को अवशोषित कर रहा है। कैल्शियम में क्या दिया हुआ है, 2+। तो यहाँ पे अगर 1 मोल कैल्शियम लोगे, 1 मोल, तो यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे सिंगल प्लस है, तो दोनों को एक्सचेंज होने के लिए यहाँ पे 2 बार इसको लेना पड़ेगा, तो इसका 2 मोल ले लेते हैं, C8H7SO3Na प्लस, कितने मोल हो गए, 2 मोल ले लिए हम लोग। ठीक, अब क्या रिएक्शन होगा, ये दोनों सोडियम हट जाएगा यहाँ से और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तो रिएक्शन बन जाएगा C8H7SO3, इसका कितना है, 2 मोल है, तो मैं 2 बार लिख देती हूँ C8H7SO3, और दोनों सोडियम हट गया, उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, कैल्शियम 2+। इस पे भी नेगेटिव था और इस पे भी नेगेटिव था, और बाहर क्या निकला, 2 सोडियम बाहर निकल गया। बस वाटर क्या हो गया, हार्ड वाटर में से कैल्शियम यहाँ आ गया और वाटर में सोडियम चला गया, तो वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर में बदल गया। ठीक है, यही होता है रेजिन में। यहाँ से हम लोग पानी डाले, कैल्शियम अपटेक हो गया और इधर सॉफ्ट वाटर बाहर निकल गया। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए 2 मोल रेजिन लग रहा है। फॉर 1 मोल कैल्शियम 2 मोल of resin is required
1 मोल कैल्शियम के लिए क्या लगा, 2 मोल रेजिन लगा। ठीक है, और यहाँ पे रेजिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना, 206। रेजिन का मॉलिक्यूलर वेट 206 दिया हुआ है, तो वो कितने का दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल रेजिन बराबर कितना दिया है, 206 ग्राम। और यहाँ पे यूज कितना कर रहे हैं, 2 मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ रेजिन, 1 मोल का 206 है, तो 2 मोल का कितना होगा, 206 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 412 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कि 1 मोल कैल्शियम को 2 मोल रेजिन अवशोषित कर रहा है, और 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना, 412 ग्राम कैल्शियम, 412 ग्राम रेजिन, सॉरी 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 मोल रेजिन लग रहा है, और 2 मोल रेजिन का मतलब है 412 ग्राम रेजिन, यानी कि 1 मोल के लिए 412 ग्राम रेजिन लग रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी मैं, 1 मोल ऑफ Ca2+ इज अपटेक बाय बराबर 412 ग्राम ऑफ रेजिन। 1 मोल कैल्शियम 412 ग्राम रेजिन से अवशोषित हो रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, कितने मोल 1 ग्राम रेजिन से निकलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ इज अपटेक बाय 1 ग्राम रेजिन, 1 ग्राम रेजिन से, पर मोल पर ग्राम बोला मतलब 1 ग्राम रेजिन ना, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 412, 1 डिवाइडेड बाई 412 इंटू 1, यहाँ पे 1 ग्राम और यहाँ पे 1 मोल, तो ये क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 412, 1 मोल डिवाइडेड बाई 412 ग्राम, तो 1 मोल, मोल पर ग्राम आ गया आंसर ना, मोल पर ग्राम में कितना आंसर आया, 1 डिवाइडेड बाई 412। इसको कैलकुलेट करो अगर, तो ये आंसर आएगा 0.0024 मोल पर ग्राम, मतलब कि 412, सॉरी कितना आएगा, 0.0024 मोल पर ग्राम। मतलब कि अगर आप 1 मोल कैल्शियम लोगे तो 1 मोल कैल्शियम 2 मोल रेजिन से अवशोषित हो रहा है, और 2 मोल रेजिन का मतलब 412 ग्राम रेजिन। ठीक है, तो अगर 1 ही ग्राम रेजिन होता तो कितने मोल, 412 ग्राम रेजिन 1 मोल कैल्शियम अपटेक कर रहा है, तो 1 ग्राम रेजिन कितने मोल कैल्शियम अपटेक करेगा, तो 0.024 या फिर 1/412 ग्राम। 412 ग्राम रेजिन 1 मोल कैल्शियम अपटेक करता है, तो 1 ग्राम रेजिन 1/412 ग्राम पर मोल, सॉरी 412 मोल कैल्शियम को अपटेक करेगा, 1/412 मोल कैल्शियम को अपटेक करेगा। ठीक है, समझ में आया ये, अगर 412 ग्राम कैल्शियम 412 ग्राम रेजिन 1 मोल को ले रहा है, तो 1 ग्राम रेजिन अगर रखेंगे तो 1/412 मोल कैल्शियम को लेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स। वाटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, ये भी जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाटर का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस का हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O will gives C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाटर से ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वाटर बिकम ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का निकलना,
हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, मैंने कहा था ना। तो हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी को वही बोल रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में। तो वाटर का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, यही बोला है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है स्टेटमेंट, फॉल्स पूछा है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा, वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। ये तो सब जानते हैं कि पानी अम्ल के जैसा और क्षार के जैसा, दोनों के जैसा व्यवहार करता है। जैसे अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया क्या है, बेस, तो क्या बनेगा, वाटर, ये हाइड्रोजन ले लेगा बेस, और ये बन जाएगा अमोनियम प्लस, और यहाँ पे बनेगा OH माइनस। तो बेस ने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन देने वाला क्या कहलाता है, या प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, एसिड। तो यहाँ पे ये एसिड के जैसा व्यवहार किया, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो HCl के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो H2O क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, और बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, बेस। H प्लस लेने वाला बेस कहलाता है, और H प्लस देने वाला एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे एसिड के जैसा व्यवहार किया और यहाँ पे बेस के जैसा व्यवहार किया। तो ये तो सब जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंडेंस्ड फेज। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, दो मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामोलिकुलर मतलब जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, विद इन मॉलिक्यूल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये बनाते हैं हम लोग COOH और यहाँ पे OH, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसमें देखो ये इधर आना चाहिए था, थोड़ा इसको डिफरेंट बना रही हूं मैं। ये OH लगा हुआ है और यहाँ पे इधर OH लगा देती हूँ, इधर डबल बॉन्ड O लगा देती हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। इनके और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। दो प्रकार का होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, इसी के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड बन रहा है जैसे, ठीक। और इंटरमोलिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, जैसे HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एक HF का मॉलिक्यूल, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल, यहाँ पे इन दोनों के बीच, तो ये एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल था, 1 2, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो इंटरमोलिकुलर, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, देखो ये एक ही मॉलिक्यूल था उसी के अंदर बना तो उसको इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ ऑप्शन क्या बोला है, देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंडेंस्ड फेज ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक। मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ H2O का, HHO, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का। तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल और ये हुआ दूसरा मॉलिक्यूल। तो 1 और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना, मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा होता कि HOH यहीं पे कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके बीच में तो नॉर्मल बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो अब नया हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर है, इसी के अंदर में नहीं बन सकता, तो इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं। और यहाँ बोला है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कंडेंस्ड फेज में। कंडेंस्ड फेज मतलब जब पास पास आ जाते हैं वाटर, तो ये पॉसिबल नहीं है इंट्रामोलिकुलर, ये गलत बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू था,
सेकंड वाला ट्रू था, थर्ड वाला क्या है, फॉल्स है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट। ये देखो वाटर इज फॉल्स, तो हमारा आंसर तो थर्ड वाला आ गया, सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। लेकिन फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आइस फॉर्म्ड बाई हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। आइस फॉर्म्ड बाई हैवी वाटर, हैवी वाटर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन से जो बनेगा वो नॉर्मल वाटर, ड्यूटेरियम से जो बनेगा वो हैवी वाटर। अब इस हैवी वाटर, ये वाटर ही है लेकिन हैवी वाटर क्योंकि ड्यूटेरियम से बना है, इससे जो आइस बन रहा है, इस आइस की बात क्या कर रहा है कि वो इस पानी में डूब जाएगा बोल रहा है। आइस फॉर्म्ड बाई हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग बर्फ जमाते हैं वो बर्फ पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वाटर का बर्फ बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस हैवी वाटर का बर्फ बनाओगे तो वो क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। क्योंकि हैवी वाटर भारी है ना थोड़ा, तो वो पानी में डूब जाता है। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हैवी वाटर का जो बर्फ होता है वो पानी में, नॉर्मल पानी में, H2O वाले पानी में डूब जाता है। जबकि नॉर्मल पानी का ही जो बर्फ होगा वो अगर लोगे, ये हैवी वाटर का बर्फ है तो ये डूब जाएगा ना, पर अगर नॉर्मल पानी का बर्फ लोगे तो वो पानी के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो शुरू का फर्स्ट, सेकंड और लास्ट स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज FeCN होल 6 4- to FeCN 6 होल 3- इन एसिडिक मीडियम। मतलब बोल रहा है कि इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एसिडिक मीडियम में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, FeCN होल 6 4- हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराएंगे। एसिडिक मीडियम बोला है तो मैं H+ ले लेती हूँ। ठीक है, किस में बदल जाएगा ये, FeCN होल 6 3- क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये देखो दिख रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4- मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और अब यहाँ पे 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। पहले, इससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, तो एक बार जाके उस वीडियो को पहले चेक कर लेना तो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। ठीक, सेकेंड बोल रहा है बट रिड्यूसेस इतना टू इतना इन एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन मीडियम अगर ले लेंगे तो FeCN होल 6 3- को हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे और क्षारीय माध्यम लेना है। एल्कलाइन मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम, तो मैंने क्षारीय माध्यम OH- ले लिया, बेस ले लिया, यहाँ पे एक क्षार ले लिया, यहाँ पे एसिड लिया था एसिडिक मीडियम के लिए। ठीक, तो ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा 3- से 4- में, FeCN होल 6 4-। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। रिड्यूसेस हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक मीडियम में इतने को ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में इतने को फिर से रिड्यूस कर देता है। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर रेस्पेक्टिवली। तो ये तो चलो ठीक है, इतना रिएक्शन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और क्या बनेगा, ये 2 चीज हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ H+ है, एसिड लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो गई, पानी की संख्या कम है, मतलब कि वाटर बनेगा, H2O। ठीक, चाहो तो क्या कर दो, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो ये हो जाएगा 2H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है तो OH क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। अब OH इससे जुड़ जाएगा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या बढ़ रही है। अब दोनों की संख्या बढ़ रही है तो क्या बनेगा, H2O भी और O2 भी बनेगा। 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 और 1 3। तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या कर देती हूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा के देखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 2, हो गया ऑक्सीजन। तो जब
सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ा है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी इसलिए सिर्फ H2O बनेगा, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की संख्या बढ़ रही है इसलिए H2O और O2 दोनों बनेगा। ठीक है, और अपचयन कहलाता भी है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है ना। ठीक है, तो ये क्या बना, फर्स्ट रिएक्शन में केवल वाटर बना और सेकंड रिएक्शन में वाटर और ऑक्सीजन दोनों बना। तो हम लोग क्या आंसर लेंगे यहाँ पे कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड इस इतने में ऑक्सीकरण कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो H2O भी बन रहा है साथ में, और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड इतने में रिडक्शन कर रहा है क्षारीय माध्यम में, तो H2O और O2 बन रहा है। तो हमारा आंसर हो गया H2O और O2 दोनों आंसर हो गया ना। तो यहाँ पे H2O और O2 फर्स्ट में बोला है, तो O2 तो बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में बोला है कि फर्स्ट में बनेगा H2O, बस H2O बना है, ये करेक्ट है, और सेकंड में बनेगा H2O और O2, ये भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर थर्ड बोल रहा है फर्स्ट में बनेगा H2O, ये सही है, और सेकंड में बनेगा H2O और OH- तो बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन बोला है H2O और O2 फर्स्ट में, तो यहाँ तो सिर्फ H2O बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, तीनों के तीनों जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देखो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और कमेंट करना अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों को देखना हो तो।